आज हम क्लास 10 गणित में सब अभ्यास 2 पढ़ेंगे जो है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। अब जैसे कि अभ्यास के नाम से समझ में आ रहा है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो ब्याज बहुत ही सिंपल है या बहुत ही साधारण है उसी को हम लोग साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्या साधारण या फिर क्या सिंपल, ऐसा क्या सिंपल है, ऐसा क्या साधारण है जिसकी वजह से किसी ब्याज को हम लोग साधारण या सिंपल बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब ध्यान दो, अभी अगर उदाहरण से समझेंगे तो हमें ये समझने में बड़ा आसान होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैंने एक बैंक से, किसी भी एक बैंक से मान लेते हैं मैंने 1000 रुपए उधार लिए, ठीक है। अब चूंकि मैं बैंक से उधार ले रहा हूं और बैंक मुझे उधार दे रहा है 1000 रुपए, तो मुझे भी बैंक को कुछ चुकाना होगा। 1000 रुपए तो मुझे चुकाना ही है, तो क्या सिर्फ 1000 ही चुकाना है? क्योंकि बैंक तो मुझ पे एहसान कर रहा है, भाई 1000 रुपए मुझे दे रहा है, तो मुझे भी बैंक को कुछ एक्स्ट्रा चुकाना होगा। ये जो एक्स्ट्रा चुकाएंगे यही असल में होगा हमारा ब्याज। देखो ध्यान दो, अब ये कितना एक्स्ट्रा चुकाएंगे ये बैंक तय करेगा। जो उधार देता है वो तय करता है कि मुझे कितना एक्स्ट्रा देना होगा और कितना एक्स्ट्रा रुपए चुकाना होगा, वो निर्भर करेगा बैंक जो रेट या दर फिक्स करके देगा। हो सकता है वो 2% हो सकता है वो 3% हो, 4% हो, 7% हो, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है। वो निर्भर करेगा जो मुझे उधार दे रहा है। मेरे उदाहरण में जो उधार दे रहा है वो है बैंक। तो बैंक ये डिसाइड करेगा वो कितना परसेंट रेट से, कितना परसेंट दर से मुझे 1000 रुपए उधार दे रहा है। अब ये 2% का क्या मतलब है? इसका मतलब ये, इस 1000 रुपए का 2% जो होगा, इस 1000 रुपए का 2% जो होगा, उतना पैसा मुझे बैंक को एक्स्ट्रा चुकाना होगा 1000 रुपए के अलावा। क्लियर? यहां तक समझे? तो जो भी परसेंट, जो भी दर, जो देनदार जो है, जो मुझे पैसा उधार दे रहा है, इस केस में बैंक है, वो निर्धारित करेगा कि कितना परसेंट से मुझे उसे ब्याज या मुझे उसे पैसा चुकाना होगा एक साल के अंत में। अगर एक साल के लिए उधार लिया तो एक साल के अंत में, 2 साल के लिए उधार लिया तो 2 साल, 3 साल के लिए उधार लिया तो 3 साल के अंत में कितना पैसा मुझे उसे चुकाना होगा, ये निर्भर करेगा इस रेट पे जो तय करेगा, जो मुझे उधार दे रहा है, यानी बैंक उधार तय करेगा। तो अगर बैंक मुझे 2% रेट से उधार दे रहा है, इस 2% का मतलब ये हुआ कि जितना भी मैंने बैंक से उधार लिया है उसका 2% जितना भी होता है उतना पैसा मुझे बैंक को चुकाना होगा सालाना। अगर मैंने 1 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए उधार लिया है तो मुझे 2 साल में चुकाना होगा, 3 साल के लिए उधार लिया है तो 3 साल में चुकाना होगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, मान लेते हैं उदाहरण में कि मैंने 1 साल के लिए, समय जो है, मैंने बैंक से 1 ईयर, 1 साल के लिए उधार लिया, ठीक। तो 1 साल के अंत में, 1 साल जब खत्म होगा तो मुझे बैंक को पैसे देने होंगे। कितना पैसा देना होगा? 1000 तो देना ही है, प्लस उसके साथ मुझे इस 1000 का 2% जितना होता है उतना और एक्स्ट्रा देना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस 1000 का 2% क्या होता है, ठीक है। तो देखो, 1000 का 2% हम कैसे निकालते हैं? 1000 का यानी इंटू 2/100, देखो ये कट क्या आता है, कितना? 20, यानी 1000 का 2% 20 रुपए। अब ये जो 20 रुपए आया ये असल में क्या है? क्या मुझे बैंक को 1 साल के बाद में सिर्फ 20 रुपए देना है? नहीं, मुझे बैंक को 1 साल के बाद में 1000 भी देना है और 1000 के साथ ये 20 रुपए एक्स्ट्रा देना है। यानी बैंक को मुझे जो रुपए चुकाना होगा वो क्या होगा? 1000 रुपए प्लस 20 रुपए। ये 1000 रुपए जो था, जो मुझे बैंक को चुकाना था, वो असल में है मेरा मूलधन। मूलधन या जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। जितना मैंने उधार लिया था बैंक को वो होता है मेरा मूलधन, यानी ये असल में हमारा मूलधन या प्रिंसिपल है। ये जो 20 रुपए आया, जो दर था, रेट, 1000 का 2%, जो भी अमाउंट आया वो कितना? 20 रुपए। ये 20 रुपए असल में है मेरा ब्याज। ये 20 रुपए है मेरा ब्याज जो 1 साल के अंत में मेरा पड़ा। क्लियर? ये 20 रुपए मेरा ब्याज था और इन दोनों को जोड़ के, यानी 1000 रुपए और 20 रुपए, 1000 रुपए और जो 20 रुपए मेरा ब्याज था 1 साल का, इन दोनों को जोड़ के जो आता है वो कहलाता है अमाउंट। अमाउंट या मिक्स्ड धन, उसे कहते हैं अमाउंट या मिक्स्ड धन। तो मिक्स्ड धन हमेशा होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ने से जो आता है वो होता है अमाउंट या मिक्स्ड धन। यानी 1 साल के अंत में, 1 साल के अंत में मुझे बैंक को चुकाना होगा 1020 रुपए, टोटल चुकाना होगा
1020 रुपए। तो ये है अमाउंट मुझे बैंक को चुकाना होगा 2% की दर से 1 साल के लिए। यही सवाल, इसी सवाल को अगर इस तरह से लिखा जाता कि मान लो मैंने 1000 रुपए उधार लिया और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2% है, लेकिन मैंने उधार लिया है 1 ईयर ना करके, अगर मैं कहूं मुझे 3 इयर्स के लिए उधार चाहिए, 3 साल के लिए उधार देना होगा, तो 3 साल में आप सोचो, एक साल का ब्याज अगर 20 रुपए होता है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? ये तो हमने 1000 रुपए कितना निकाला था, एक साल का ब्याज। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर 1 ईयर, एक साल 1 ईयर, एक साल का ब्याज हमने निकाला था 1000 का 2% 20 रुपए। तो क्या 3 साल पे भी मुझे सिर्फ 20 ही रुपए देना है? जाहिर सी बात है नहीं। 3 साल यानी ये 20 रुपए 3 बार होंगे। क्लियर? सिंपल भाषा में अगर कहें 3 साल यानी एक साल में अगर 20 रुपए है तो 3 साल में क्या होगा? 20 20 20 3 बार आया यानी 60 रुपए हो रहा है। यानी असल में क्या होगा, हमें क्या करना है, 3 साल का अगर ब्याज निकालना है तो हमने एक साल का ब्याज निकाल लिया जो कि 20 रुपए है, तो फिर 3 साल का ब्याज क्या होगा? 3 इंटू 20 रुपए यानी कि वो होगा 60 रुपए। क्लियर? अगर 60 रुपए 3 साल का ब्याज है तो मेरा मूलधन यानी मूलधन के साथ अगर 60 रुपए जोड़ेंगे तो मेरा मिश्र धन क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1060। तब मेरा मिश्र धन हो जाएगा 1060। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो जो उधार मुझे बैंक दे रहा है उसे हम कहेंगे मूलधन। ये 1000 रुपए असल में है मूलधन। बैंक जो दर तय करेगा, किस दर से मुझे उधार दे रहा है, वो कहलाएगा मेरा रेट या दर। ठीक है? समय, कितने समय के लिए उधार मिल रहा है, वो होगा मेरा टाइम। 1 साल हो सकता है, 10 साल, जितना भी समय हमें दिया रहा होगा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। अगर 1 साल के, उस हिसाब से हम निकालेंगे। सबसे पहले 1 साल का ब्याज कितना होता है? 1 साल का 1 ईयर का ब्याज क्या होगा? जितना भी मूलधन दिया रहेगा, जितना भी दर दिया होगा, ये दर किसका? मूलधन का। यानी 1000 का 2%, 1000 का 2% में निकाला 20 आया हमारे उदाहरण के लिए। 1 साल का 20, तो अगर 3 साल सवाल में दिया होता तो हमें 20 इंटू 3 करना होता। अगर 4 साल दिया होता तो 20 इंटू 4 करते। 5 साल का उधार दिया होता तो 20 इंटू 5 करते। तो सबसे पहले हम 1 साल का निकाल लेंगे और फिर अगर सवाल में 1 से ज्यादा साल के लिए दिया तो उतना हम गुना कर लेंगे। ठीक है? तो क्या आएगा? हमारा कुल ब्याज निकल आएगा जितने भी साल के लिए दिया हो, वो कुल ब्याज के साथ अगर हम मूलधन को जोड़ देंगे तो आएगा मिश्र धन। तो हमें बैंक को अगर 3 साल के लिए बोला है तो 3 साल के बाद 1060 रुपए चुकाने हैं, और अगर 1 ही साल के लिए बोला है तो 1 साल के बाद 1020 रुपए बैंक को चुकाने हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे जो इस सवाल को हमने थोड़ा करके अलग अलग भागों में तोड़ा। 1 साल के लिए निकाला, अगर 3 साल के लिए दिया होता तो 1 साल का निकालने के बाद फिर 3 के साथ गुना करना पड़ता, तब जाके 3 साल का ब्याज निकलता। फिर इस तरह से मिश्र धन हमें निकाला। अगर इसी को हम एक फॉर्मूला के रूप में सजाएं, इसी को हम एक फॉर्मूला के रूप में बनाएं, तो देखो इसे हम क्या लिखेंगे। अब हम देखते हैं साधारण ब्याज का या सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाता है। तो हमेशा हमें देखना होगा सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। जो उधार हमें मिल रहा है या हम किसी को उधार दे रहे हैं वो हमेशा कहलाएगा मूलधन। वो कहलाएगा हमारा मूलधन या प्रिंसिपल। ठीक है? जो दर, जिस रेट से कोई हमें उधार दे रहा है या हम किसी को उधार दे रहे हैं वो कहलाएगा रेट या दर। और टी यानी समय, समय को हम लोग टाइम या छोटे हाथ के टी से भी चिन्हित करते हैं। टाइम क्या होगा? जितने साल के लिए हमें उधार मिल रहा है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये फॉर्मूला हमें हमेशा के लिए याद कर लेना होगा। साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं या सिंपल SI भी कहते हैं, या किसी किसी किताब में सिर्फ I भी लिखा रहता है। या तो SI लिखा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, या सिर्फ I इंटरेस्ट, या सिंपल इंटरेस्ट पूरा भी लिख सकते हो, या साधारण ब्याज भी लिख सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें P क्या है? P है हमारा मूलधन। P हमारा मूलधन यानी ये वाला हिस्सा, यानी जो उधार हमने लिया है या हमें किसी ने उधार दिया है वो होगा हमारा मूलधन P। R क्या है? रेट यानी दर, यानी किस पर कितने दर से बैंक ने हमें उधार दिया या हमने किसी को उधार दिया है वो होगा हमारा रेट या दर। और T होगा समय, T होगा समय,
किसी की किताब में कैपिटल टी में चिन्हित होता है, किसी किसी किताब में स्मॉल टी से भी चिन्हित होता है। तो टाइम हम क्या करेंगे, टाइम क्या होगा, जितने साल के लिए उधार हमें मिला है, वो हो सकता है 1 साल हो, वो हो सकता है 3 साल हो, वो 10 साल हो, 20 साल हो, कुछ भी हो, जितने भी साल होगा वो हमें यहाँ लिखना है। क्लियर? और 100 तो 100 ये कांस्टेंट है, तो P इंटू R इंटू टी बाई 100 ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्लियर? और ये क्या निकलेगा, इस फॉर्मूला से हमें ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज निकला। और हमें बैंक को क्या चुकाना है, बैंक को हमें चुकाना है मिक्स्ड धन चुकाना है। तो फिर मिक्स्ड धन का फॉर्मूला क्या होगा, मिक्स्ड धन यानी अमाउंट का फॉर्मूला होगा P प्लस SI। अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट यानी मिक्स्ड धन, मिक्स्ड धन होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिक्स्ड धन का फॉर्मूला होगा मूलधन यानी P प्लस साधारण ब्याज, यानी इस फॉर्मूला से हिसाब करके जो भी हमारा ब्याज निकलेगा साधारण ब्याज, उसको अगर हम मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो असल में आएगा क्या, मिक्स्ड धन या अमाउंट आएगा। यानी बैंक को हमें जितना पैसा देना होगा, जितना पैसा चुकाना होगा टोटल ब्याज सहित मूलधन, वो कहलाएगा अमाउंट या मिक्स्ड धन। ठीक है, अब हम इसके कुछ सवाल करते हैं तो और ये क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को हम देखते हैं, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 8 सही 1/3 1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपए का 1 ईयर 3 मंथ्स 1 साल 3 महीने के लिए मिक्स्ड धन क्या होगा। तो इस सवाल में हम जब पढ़ेंगे, जब भी साधारण ब्याज के सवालों को पढ़ेंगे तो सवाल पढ़ के हम देखने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। यानी हमारा जो सूत्र है, हमारा जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम ये सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन है साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इस फॉर्मूला में जो हमें नहीं मालूम, एक तो हमें SI नहीं मालूम, एक तो P नहीं मालूम, R नहीं मालूम, T नहीं मालूम, 100 तो फिर कांस्टेंट ही। अब हमारे सवाल, जो सवाल हमें दिया है, हमें देखना होगा हमारे सवाल में ये 4 जो चर राशियां हैं E, R, T और SI, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं रेट, दर दिया हुआ है कितना, रेट या जिसे हम हिंदी कहेंगे दर, ये दर दिया हुआ है 8 सही 1/3%, जिसे हम लिख सकते हैं 8 या 24 प्लस 1 यानी 25/3%, ये हुआ रेट हमारा। ठीक है, वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपए का, 960 रुपए का यानी 960 रुपए असल में हमारा मूलधन दिया, यानी मूलधन या प्रिंसिपल दिया कितना P, वो असल में कितना दिया 960 रुपए। ये क्या है हमारा रेट, जिसे हम लोग R से चिन्हित करते हैं। मूलधन या प्रिंसिपल हमारा दिया है P 960 रुपए। समय देखो टाइम, और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 3 मंथ्स, टाइम या बड़े हाथ का टी ये दिया हुआ है 1 ईयर और 3 मंथ्स, MN से चिन्हित करता हूं। ठीक है, अब 1 ईयर और 3 मंथ्स, अब हमें जब भी इस तरह के सवाल मिलेंगे जहां समय 1 ईयर 3 मंथ्स हो या सिर्फ मंथ्स में हो या डेज में हो, तब हमेशा कोशिश कि उसे कन्वर्ट कर लें ईयर में। मैं उसका तरीका तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे ये तुम्हें मालूम ही होगा, हमें मालूम है कि 1 ईयर बराबर 12 मंथ्स होता है। ठीक, तो फिर 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर होगा। यानी कभी भी अगर मंथ में दिया हो, जैसे इस केस में 3 मंथ था, ये ईयर कितना होगा 3 मंथ्स, ये बराबर होगा 3/12 ईयर, जो असल में कट के आएगा 1/4 यानी 1/4 ईयर। यानी असल में ये 1 ईयर प्लस ये क्या लिखेंगे 1 ईयर प्लस 1/4 ईयर। ठीक, इस 3 मंथ का मतलब है 1/4 ईयर। अब ये 1 प्लस 1/4 अगर हिसाब करके देखें तो कितना है, देखो यहाँ 5/4 ये आएगा 5/4 ईयर। यानी टाइम जो था T जो 1 ईयर और 3 मंथ में था, इस 3 मंथ को हमें कन्वर्ट कर लेना सबसे पहले ईयर में, और फिर टोटल सबसे पहले लेके आना, और फिर टोटल को हमें लेके जाना है ईयर में। क्लियर हुआ। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो ये डेज में होता तो डेज में कैसे हम करते हैं, जैसे हमें मालूम है 1 ईयर बराबर होता है 365 डेज, तो फिर 1 डे बराबर होगा 1/365 ईयर। यानी इस सवाल में टाइम अगर मान लो यहाँ पे टाइम 1 ईयर 3 मंथ ना लिखा होता, मान लो यहाँ पे 30 डेज होता, 30 डेज, तो हम क्या करते
इस डेज को सबसे पहले ईयर में ले आते। तो कैसे करते हैं, 1 डे बराबर अगर 1/365 ईयर है तो फिर 30 डेज बराबर क्या होता है, 30/365 ईयर होता है। क्लियर, यानी तब समय को हम लोग लिखते क्या, 30/365। क्लियर हुआ, समझ में आया। तब हम देखो इस फॉर्मूला, अब हमें क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूला का उदाहरण करना है। SI बराबर क्या होगा, P इंटू R इंटू T/100। तो हमारा P कितना है, P है हमारा 960 इंटू R है 25/3 इंटू समय कितना निकला, देखो समय T है हमारा 5/4/100। क्लियर, अब आसानी से हम काटेंगे इसको, इससे ये कट गया, ठीक है। और क्या क्या कट रहा है, देखो 5 से ये कटेगा तो यहाँ आएगा 2, 2 से काटेंगे इसको तो आएगा 2 4 जा 2 8 जा, ठीक है। बच क्या गया, इस 3 से काटते हैं 48 को तो आएगा 3 1 जा 3 6 जा, 4 से दोबारा 16 काटेंगे तो 4, तो 4 और 25, 4 और 24 इंटू 25 असल में होगा 100 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना निकला, SI 100 रुपये। तो फिर हमारा सवाल में क्या निकालना, हमें मिक्स्ड धन निकालना। तो फिर मिक्स्ड धन क्या होगा, मिक्स्ड धन हमें मालूम है वो होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, P प्लस SI। तो P हमारा था 960 रुपये, ब्याज हमारा निकला 100 रुपये, दोनों को जोड़ने से आएगा कितना, 1060 रुपये। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड धन 1060। क्लियर हुआ। सवाल नंबर 16, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखो, असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपए पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में 5400 रुपए पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस के वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5% एवं 6% हो तो वे कहाँ और कितना रुपए जमा किए थे, हिसाब करके देखें। तो इस सवाल को अगर हम ध्यान से 1-2 बार पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 सीन या 2 कंडीशंस बोले जा रहे हैं। एक कंडीशन है बैंक का और एक कंडीशन है पोस्ट ऑफिस का, ठीक। असलम चाचा को जब रिटायरमेंट के बाद कितना रुपए मिला, 1 लाख रुपए मिला, और उन 1 लाख रुपए को उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया, जिसमें से कुछ भाग उन्होंने बैंक में डाला, कुछ भाग पोस्ट ऑफिस में डाला। बैंक से उन्हें 5% का वार्षिक सरल ब्याज दर मिलता है और पोस्ट ऑफिस में 6% मिलता है। हमें ये प्राप्त करना है कि असल में उन्होंने कहाँ पे कितना रुपए, यानी बैंक में कितना दिया था और पोस्ट ऑफिस में कितना दिया था। और इसको निकालने के लिए जो सवाली में हमें दिया हुआ है कि ब्याज के रूप में प्रति वर्ष उन्हें बैंक और पोस्ट ऑफिस इन दोनों से जो ब्याज मिलता है उनका कुल ब्याज, यानी दोनों का ब्याज जोड़ने के बाद जो आता है वो है 5400 रुपए, यानी 5400 रुपए। और ये बात बहुत ही जरूरी है हमारे इस सवाल को हल करने के लिए। तो हम सबसे पहले सवाल को हल करेंगे, पहले सबसे पहले ध्यान देते हैं मूलधन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान दो। तो सबसे पहले मूलधन जो है P जो था वो था 1 लाख रुपए, लेकिन इस मूलधन को उन्होंने बैंक और पोस्ट ऑफिस में विभक्त किया है। कितना विभक्त किया है यही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि PB क्या है, बैंक का मूलधन। बैंक के मूलधन को अगर हम X रुपए मानते हैं तो PO पोस्ट ऑफिस का मूलधन, इसलिए मैंने PO लिखा है, यह मूलधन का है पोस्ट ऑफिस में। बैंक में उन्होंने अगर X रुपए जमा किया है तो पोस्ट ऑफिस में उन्होंने 1 लाख माइनस X रुपए जमा किया होगा। यानी उदाहरण के लिए अगर हम समझे कि मान लो ये 1 लाख नहीं, मान लेते हैं 10 रुपए, तो बैंक में अगर वो 2 रुपए जमा कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस से कितना करेंगे, 8 रुपए करेंगे, 10 माइनस 2। तो ठीक इसी प्रकार से 1 लाख रुपए अगर उन्होंने 1 लाख का X रुपए अगर उन्होंने बैंक में जमा किया है तो पोस्ट ऑफिस में कितना होगा, 1 लाख में से X माइनस करने के बाद जो पैसा बचा वो पोस्ट ऑफिस में जमा किया होगा। तो हमारे सवाल हिसाब से बैंक में जो मूलधन है वो है X और पोस्ट ऑफिस में जो मूलधन है वो 1 लाख माइनस X। इसके बाद देखो दर दिया हुआ है, यानी रेट, बैंक का रेट यानी RB, बैंक का रेट दिया हुआ है 5% और RO पोस्ट ऑफिस का रेट दिया हुआ है 6%, ठीक है। टाइम कितना दिया है, टाइम अगर ध्यान दे प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में वो 5400 रुपया पाते हैं, यानी समय जो है वो प्रतिवर्ष, यानी समय है 1, टाइम दोनों केस में है 1। टाइम यानी TB भी है, बैंक के लिए भी समय है 1 ईयर, और टाइम पोस्ट ऑफिस के लिए भी समय है वो भी है 1 ईयर, ठीक।
तो देखो हमारे पास दो चित्र बने, एक बैंक के लिए एक पोस्ट ऑफिस के लिए। हम दोनों का ब्याज अलग अलग निकाल लेते हैं। दोनों का ब्याज हम क्या लिखेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट। बैंक का फॉर्मूला क्या था, वही P इंटू आर इंटू टी। अब चूंकि हमने बैंक के लिए PV माना है, PV इंटू RB इंटू TB बटा 100। PV कितना है हमारा x इंटू RB कितना है 5, TB कितना है 1 बटा 100। ये क्या होगा, SIB सिंपल इंटरेस्ट बैंक का। सेम उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के लिए भी निकलेगा, वो होगा SIO। पोस्ट ऑफिस को हमने O से चिन्हित किया है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। हमारे पोस्ट ऑफिस के लिए होगा PO इंटू RO इंटू TO बटा 100। सवाल में आएगा हमारा 1 लाख माइनस x, ये होगा PO। R है हमारा 6, समय है 1 बटा 100। ये हमारा होगा SIO। क्लियर, यहाँ तक समझ आए। अब देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न में एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, वो ये कि ये जो ब्याज निकलेगा दोनों बैंक का, इन दोनों ब्याज को जोड़ने से, यानी SIB बैंक का ब्याज प्लस SIO पोस्ट ऑफिस का ब्याज, इन दोनों को जोड़ने से 5400 आएगा, 5400 आएगा प्रति वर्ष। ये सवाल में दिया हुआ। अब इसी लाइन पे हमारा सवाल टिका हुआ है, यानी इसी लाइन से हमारे सवाल का आंसर भी निकलेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, SIB में ये वाला मान डालना है और SIO में ये वाला मान डालना है और फिर समीकरण को हल करना है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं हल करके दिखाता हूँ। अब हम इसको हल करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है। अब यहाँ देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और 5x बाई 100 प्लस 6 इंटू 1 लाख माइनस x बाई 100 इक्वल टू 5400। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 ही आएगा और ऊपर यहाँ पे 5x आएगा और यहाँ पे 6 इंटू 1 लाख करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा माइनस 6x इक्वल टू 5400। ठीक है। अब यहाँ देखो 6x और 5x, यहाँ पे माइनस होगा, 5x से 6x तो आएगा माइनस x, तो ये होगा 6 लाख माइनस x। और ये 100 जब क्रॉस होगा, क्रॉस होके कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी हो जाएगा 5400 इंटू 100, यानी ये आएगा। ठीक है। अब माइनस x को इधर रखते हैं, 6 लाख को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस x, ये क्या होगा 5 4 1 2 3 4 5,40,000 माइनस 6 लाख हो गया। ठीक है। माइनस x इक्वल टू 5,40,000 माइनस 6 लाख। कौन बड़ा है, 6 लाख बड़ा है, उसमें से माइनस हो रहा है 5,40,000, तो बचेगा क्या 60,000 माइनस में, क्योंकि इसका साइन माइनस है। तो देखो माइनस माइनस कट गया, तो x का मान कितना है 60,000। तो x हमारा क्या था, x था हमारा बैंक में कितना पैसा उन्होंने रखा था। तो बैंक में उन्होंने कितना रखा 60,000। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने कितना रखा था, पोस्ट ऑफिस में रखा था 1 लाख माइनस 60,000। तो ये जो है ये तो आ गया बैंक का मूलधन 60,000। पोस्ट ऑफिस में क्या रखा था, पोस्ट ऑफिस में उन्होंने रखा था 1 लाख माइनस x। तो 1 लाख माइनस x यानी 1 लाख माइनस 60,000। 1 लाख माइनस 60,000 कितना आएगा, वो असल में आएगा 40,000। यानी बैंक में उन्होंने रखा था 60,000 और पोस्ट ऑफिस में उन्होंने रखा था 40,000। क्लियर हुआ सवाल में, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, जो सवाल नंबर 19 एक्सरसाइज का। रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपए बैंक से उधार लिए। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को 5200 रुपए यानी 5,200 रुपए प्रतिमाह की दर से भाड़े पर दे दिए। तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक ऋण चुका सकेंगे, हिसाब करके देखें। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि रहमत चाचा ने एक मकान बनाने के लिए 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपए बैंक से उधार लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो बैंक से उधार लिया यानी मूलधन लिया, यानी पी, सिंपल हम पी से कहते हैं। पी उन्होंने कितना लिया 2,40,000 रुपए। ये अब बैंक से जो 2,40,000 मूलधन लिया, तो बैंक ने रेट यानी दर कितना दिया, दर दिया है 12% का दर दिया। ठीक है। उधार लेने के 1 वर्ष के बाद वे उस मकान को 5,200 रुपए प्रति माह की दर से भाड़े पे दिए। उधार लेने के 1 वर्ष के बाद, अब ध्यान से देखो समय
यहाँ पे समय डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली बोला है कि 1 वर्ष तक, कम से कम 1 साल तक इस 2,40,000 का ब्याज तो पड़ ही रहा है और उसके बाद भी पड़ेगा। 1 साल के बाद उन्होंने जो घर बनाया उसे 5,200 पे भाड़े पे चढ़ाया। तो फिलहाल हम सबसे पहले इस 1 साल के लिए कितना ब्याज होता है और उस 1 साल पे ब्याज के हिसाब से कितना मिश्र धन होता है, ये सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अब अगर मिश्र धन निकालना है यानी ब्याज निकालना, सबसे पहले मिश्र धन निकालने के लिए हमें ब्याज निकालना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, मूलधन यानी 2,40,000 इंटू 12 इंटू 1/100, ये कटा 12 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 28,800 रुपये। ये 28,800 रुपये है ब्याज 1 साल के लिए। तो इस 1 साल के लिए मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन 1 साल के लिए क्या होगा, मूलधन था 2,40,000 प्लस 28,800, ये जोड़ने पे आएगा हमारा हिसाब करके 800, ठीक, 2,68,800। ये बना हमारा मिश्र धन, किसके लिए, 1 साल के लिए, जो बैंक का बनता है। अब इन्होंने, रहमत चाचा ने क्या किया, 1 साल, इस 1 साल के बाद उन्होंने अपने घर को किराए पे दिया प्रति महीने 5,200 रुपए के हिसाब से। तो उन्हें जो भाड़ा मिला, अब ध्यान से देखो, उन्हें जो भाड़ा यानी रेंट जो मिल रहा है वो है 5,200 प्रति महीने। तो फिर 1 साल के लिए क्या होगा, इंटू 12 कर देंगे। तो 1 साल के लिए इंटू 12 करेंगे तो 5,200 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 62400 यानी 62,400। ये निकला 1 साल का भाड़ा। अब इस 1 साल के भाड़ा को उन्हें क्या करना है, अब इस 62,400 में से बैंक को उन्हें 1 वर्ष के लिए कितना चुकाना है, बैंक को उन्हें 1 वर्ष के लिए 28,800 रुपए ब्याज के रूप में चुकाना है। यानी बैंक ऋण देने के बाद जो रुपया बच जाएगा, ठीक, बैंक ऋण देने के बाद जो रुपया उन्हें बच जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 62,400। 62,400 में से माइनस करेंगे 28,800 जो कि ब्याज था, और ये माइनस करने के बाद आएगा 33,600 रुपये। 33,600 रुपये, 33,600 रुपया उनका बच गया। अब ये जो उनका बच रहा है, इस तरह बचते 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 ये जो मिश्र धन था, ये मिश्र धन कितने साल में चुका देंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट इस मिश्र धन को डिवाइड करना है 33,600 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितने साल, कितना साल लगेगा, यहाँ मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। समय, जो समय लगेगा वो क्या होगा, वो होगा 2,68,800, इसे डिवाइड करेंगे हम लोग 33,600 से। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखोगे ये आएगा 8 years, 8 साल। इसको 8 से गुना करके देखो, यही आता है, ठीक। तो ये जो समय लगा, उन्हें कितना समय लगा, ये 33,600 रुपया 1 साल में जमा, फिर 2 साल में जमा, फिर 3 साल में जमा, कब, बैंक ऋण देने के बाद इतना पैसा उनका बच जा रहा है। ये पैसा जब बचते 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 कितने साल में 2,68,800 रुपए चुकाएंगे, जस्ट इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आया 8 साल। तो क्या 8 साल उन्हें टोटल समय लगेगा, नहीं, उन्हें क्या लगेगा 8 साल प्लस ये जो 1 साल उन्हें एक्स्ट्रा लगाया था, 1 साल उन्हें एक्स्ट्रा लगाया था घर बनने में, तो टोटल समय जो लगेगा, टोटल समय होगा वो होगा 8 + 1 यानी 9 years। टोटल समय लगेगा 9 years। क्लियर हुआ, ठीक है।